नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज मैं आपको बैठे दिख रहा हूँ टेबल पर। जाहिर है कि कोई मेहमान साथ में है जिनसे बातचीत होनी है। हमारे साथ आज यहाँ पर हैं संज्ञा टंडन। ये बिलासपुर में रहती हैं, छत्तीसगढ़ के, लेकिन पूरी दुनिया से अपनी आवाज़ के मार्फत जुड़ी हुई हैं। संज्ञा बचपन से रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहते हुए हबीब तनवीर, मिर्ज़ा मसूद ऐसे बड़े बड़े नाटककारों के साथ उन्होंने काम किया। लगातार रेडियो पर काम किया, आकाशवाणी से जुड़ी रहीं। ये करते करते उनको आखिर में ये समझ में आया कि आवाज़ जो है उस पर जाकर वो केंद्रित करना चाहती हैं अपना काम। तो उन्होंने कई तरह की ऑडियो बुक्स बनाई, कई तरह की कहानियों की रिकॉर्डिंग उन्होंने की, साहित्य बहुत सारा उनका रिकॉर्ड किया हुआ, ऑडियो रिकॉर्डिंग अब उनकी आवाज़ में भी है, दूसरी भी बहुत सारी आवाज़ों में है। तो वो लगातार ऑडियो में काम करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक और दायरे हैं जिनमें वो काम करती हैं, जैसे कम्युनिटी रेडियो। कम लोगों को मालूम है कम्युनिटी रेडियो के बारे में। एफएम रेडियो के बारे में कुछ लोगों को शायद ज़्यादा मालूम है, क्योंकि वो कारोबारी अंदाज में बहुत ही तड़क भड़क वाले, बहुत ही हंगामे वाले संगीत के साथ, वैसे ही चटखारे वाले रेडियो जॉकी, उनके भरोसे वो चलता है। वो एक अलग है एफएम रेडियो। लेकिन कम्युनिटी रेडियो जो है, इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको कहूँ अपनी आधी अधूरी जानकारी से, इसके बजाय हम संज्ञा से इस बारे में समझेंगे। आज बहुत सारी चीज़ें उनसे समझने की है, उनमें से हर चीज़ की जानकारी मुझको भी नहीं है। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। एक समय जो लिखे हुए शब्द जो काम करते थे, उसके कई विकल्प हो गए हैं। लोग यूट्यूब पे ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, पॉडकास्ट। मैं सवेरे का 2 घंटा अपने साइकिल का और एक्सरसाइज का मैं पॉडकास्ट सुनते हुए गुजारता हूँ। जिस दिन साइकिल चलाने नहीं जाता, पॉडकास्ट नहीं सुनता, अखबार में पहुँच के मुझको लगता है कि आज दुनिया की मेरी जानकारी कुछ अधूरी है। तो मैं खुद आवाज़ से, पॉडकास्ट से इतना जुड़ा हुआ हूँ। हम संज्ञा से बात करके इन तमाम सवालों पे कई और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। संज्ञा, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। संज्ञा, आपसे कई महीनों से, शायद साल भर पूरा हो रहा है, बात हो रही है कि आप आएंगी किसी दिन, वक्त निकाल कर यहाँ पर हम लोग ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे जी। वो दिन आ ही नहीं रहा था, आज निकल कर आया है। जी हाँ, आपने अपने ये कार्यक्रम शुरू किए तो शुरुआती दौर में आपने मुझसे कहा था कि आने के लिए। तो एक तो मुझको पता लगा कि आपने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ के कुछ कम्युनिटी रेडियो चलाने वाले लोगों की एक बैठक रखी थी, उनके साथ बातचीत कुछ आपकी थी। जी जी। मैं शुरू वहीं से करता हूँ, आपकी शुरुआत के बजाय मैं इस मुद्दे की शुरुआत इससे करता हूँ। कम्युनिटी रेडियो है क्या? मान लीजिए मुझको ज़्यादा नहीं मालूम है, तो आप मुझको कैसे समझाएंगी क्या है ये? कम्युनिटी रेडियो यानी सामुदायिक रेडियो जी। ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री सेंट्रल इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, कह सकते हैं। हाँ। इन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में 50-50 वॉट के ट्रांसमीटर्स दिए हैं और अपनी कम्युनिटी जो 10, 12, 15 किलोमीटर की रेंज में सुनाई देते हैं। ठीक। तो उस कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए एक तरह के जागरूक रेडियो हैं, जागरूक करने वाले रेडियो हैं। इस तरह के अभी देश में देखते देखते 400-500 रेडियोज हो चुके हैं। कोस्टल रीजन की अलग समस्याएं हैं, हिल स्टेशंस की अलग समस्याएं की है, कहीं मछुआरों के लिए मौसम की जानकारी की है, ऐसा। जी हाँ। तो जिस भी क्षेत्र का रेडियो है वो अपने क्षेत्र की चीज़ों को, नेशनल समाचार और नेशनल दुनिया से अलग होकर के लोकल स्तर के लोगों को हर मामले में जागरूक करना, उन लोगों को मंच देना, वहाँ की प्रतिभाओं को मौका देना, वहीं के लोगों का रेडियो, वहीं के द्वारा, उन्हीं लोगों द्वारा चलाया जाने वाला रेडियो। मतलब बहुत हमको गाने नहीं बजाने हैं। इसको सुनते कैसे हैं? ट्रांजिस्टर पे सुनते हैं कि मोबाइल फ़ोन पर सुनते हैं? किस पे सुनते हैं? दोनों एफएम फ्रिक्वेंसी रहती है, जैसे कमर्शियल रेडियोस की फ्रिक्वेंसी होती है, वैसी इसकी फ्रिक्वेंसी भी होती है। 90 से 100 तक के बीच की ही रहती हैं। 90.4, 90.8 इस तरह की। तो वो एफएम रेडियोस पे भी, लेकिन उस रेंज में रहेंगे तब। कार वगैरह में भी सुनाई पड़ते हैं अगर उस रेंज में है तो अगर कोई लंबी दूरी पे चल रहा है तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो है उनको बदले हुए स्वर सुनाई देंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने साल पहले इसको शुरू किया? ये करीब
2006 के आसपास से शुरू हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ध्वनि पे किसी का हक नहीं है, आवाज़ पे। अच्छा। तो उसको जो है खरीदा नहीं जा सकता। तो उसके बाद ये एक अधिनियम आया था और फिर 2007-8 से शुरू हुआ था, धीरे धीरे पॉलिसीज बननी शुरू हुई। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को और एनजीओस को, ये 2 क्राइटेरिया, तीसरा केवीके कृषि विकास केंद्र, इन 3 लोगों को दिए जाते हैं। ये तो कृषि से संबंधित बातों के लिए भारत सरकार ये फ्री में देती है ट्रांसमीटर? नहीं, ट्रांसमीटर फ्री में नहीं देती है। सामान स्टूडियो बहुत हैवी बनाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। बहुत खर्चा भी नहीं, मतलब 12-15 लाख तक मैक्सिमम खर्चा बोल सकते हैं। मुख्य खर्चा ट्रांसमीटर, एंटीना और टावर का केबल, ये चीज़ें मुख्य खर्चा है, जो 10-10.5 लाख रुपए में हो जाता है। 70% से करीब जो है सब्सिडी देती है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ। अच्छा। तो मतलब 10.5 लाख रुपए में से 7.5 लाख रुपए, ठीक, लोग 2.5-3 लाख रुपया अपना लगा के शुरू में तो लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर बाद में सारे पेपर्स वगैरह सबमिट करके सही ढंग से तो वो किया जा सकता है। और एक कंप्यूटर लगा करके बैठ सकते हैं सीधे। अच्छा। लोगों को करके अपने प्रोग्राम्स बनाना, लोगों को सीधे सुनाना, फ्रिक्वेंसी पे भी सुनाई देता है। और अब बहुत सारे रेडियोस जो हैं वो ऐप और वेबसाइट पे भी चल रहे हैं। तो उसको वो ग्लोबली है फिर, क्योंकि ये जब योजना बनी थी तो इसलिए कि एक छोटे गांव के लोग हैं, मान लीजिए एक बुनकर वाला क्षेत्र है जी, तो वहाँ के लोगों की जो समस्या है या मछुआरों की जो समस्या है, तो वहाँ पे गांव में क्योंकि खुला वो है तो 50 वाट का छोटा सा ट्रांसमीटर है। तो आवाज़ें बहुत अच्छे से चली जाती हैं और सारे लोग मिलते हैं। लेकिन बाद में ये शहरों को जब मिलने लगा तो बड़ी बिल्डिंग्स ने उसकी शैडो में नहीं आ रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। तो 50 वाट के ट्रांसमीटर बहुत छोटे होने लगे। अच्छा। तो फिर वो लोग, उन्होंने ट्रांसमीटर का कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। इसका लाइसेंस कोई मिलता है भारत सरकार से? जी हाँ, लाइसेंस मिलता है। उसका 1 साल की फीस भी जमा करनी होती है, स्पेक्ट्रम फीस उसकी रहती है। WPC से जो है हमको फ्रिक्वेंसी अलॉट होती है और मिनिस्ट्री से, IB मिनिस्ट्री से जो है हमको सब एक MOU होता है बाकायदा, गोपा बोला जाता है, गवर्नमेंट के साथ जो साइन होता है। तो वो सिग्नेचर वो 5-5 साल में रिन्यू होता है। अच्छा। तो और ये WPC की जो फ्रिक्वेंसी का जो फीस देनी होती है हमको, वो 1-1 साल में देनी होती है। अच्छा। तो बस ऐसा बहुत खर्चे वाली चीज़ नहीं है। लेकिन इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है? इसमें आपकी लागत और उसका जो खर्च है, शुरू में तो मिल गए, लेकिन उसके बाद आप लोकल एडवर्टीजमेंट्स भी ले सकते हैं। अच्छा। अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों से, मतलब DAVP के रेट्स तय हुए हैं, 7.20 रुपये इस समय है पर सेकंड DAVP का रेट। अच्छा। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के संवाद के थ्रू जो है रेडियोस को कुछ एड्स मिल जाते हैं। कमर्शियल रेडियोस की तुलना में बहुत कम है, आकाशवाणी की तुलना में और बहुत कम है। लेकिन फिर भी स्थानीय प्रशासन जो है वो अभी उस चीज़ को उतना उपयोग में नहीं ला पा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी हैं वहाँ के लोग उसको लाइव कोई भी चीज़ पूरे शहर भर में बोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने गांव में बोल सकते हैं। तो जो बड़े सेक्टर्स हैं वो लोग अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। तो क्योंकि NGOs के थ्रू हो रहा है, अगर जो एजुकेशनल सोसाइटीज़ हैं वो लोग तो अपने फंडिंग कर लेते हैं। यहाँ जैसे रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उन्होंने अपना एक स्टूडियो भी बनाया है और शायद कम्युनिटी रेडियो भी है उनके पास है। कम्युनिटी रेडियो संवाद नाम से एक रेडियो रायपुरिया है, वो भी सुंदरनगर से चलता है। अच्छा। तो NGOs को चलाने में मुश्किल है थोड़ी सी, पर क्योंकि उनके दूसरे काम भी चलते हैं, डोनेशंस भी ले सकते हैं, प्रोग्राम्स भी जो है जिसके लिए बना रहे हैं उन लोगों से कुछ फंडिंग हो सकती है और जो लोकल विज्ञापन भी लिए जा सकते हैं। पर तो ये कम्युनिटी रेडियो जो है ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है? नहीं, वैसा नहीं। NGO जैसा मैंने बताया कि सिर्फ 3 क्षेत्र के लोगों को दिया जा रहा है। ठीक। तो यानी जैसे हम एक अखबार के रूप में कारोबार है, तो हम चाहें कि हमारा एक कम्युनिटी रेडियो हो तो वो हमारे लिए नहीं है। ये NGO के थ्रू अगर कुछ चीज आप लेना चाहें तो कर सकते हैं। वो तो थ्रू नहीं, वो तो NGO के लिए है। जी हाँ। तो नाम ढांक के करना ठीक नहीं है कोई काम। जी। तो वो नहीं है। जी। अब मुझको एक चीज समझाइए, जो लोग आमतौर पे कम्युनिटी रेडियो शुरू करते हैं, जो कृषि विस्तार केंद्र वगैरह हैं, यूनिवर्सिटी हैं, जिनके पास में क्षमता ज़्यादा है, वो लोग तो शायद कुछ ज़्यादा देर ब्रॉडकास्ट कर लेते होंगे।
आप जैसे हैं, आप एक एनजीओ में काम कर रही हैं या एनजीओ चला रही हैं, उसके थ्रू करती हैं, कितने घंटे ब्रॉडकास्ट करती हैं रोज? हमारा 10 घंटे करीब ब्रॉडकास्ट हो रहा है। 10 घंटे जी। इसमें हर दिन फ्रेश कंटेंट कितना रहता है? फ्रेश कंटेंट, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं हमारे। हाँ। अब वो मॉडल भी जो है सब अपने अपने रेडियोस के हिसाब से कर रहे हैं। अब हमारे पास प्रोडक्शन टीम अच्छी है तो हमारे पास इंटर्न्स बहुत आते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा काफ़ी सारा हो जाता है। अच्छा। और जो रिपीट ब्रॉडकास्ट भी होते हैं वो भी ऐसे रहते हैं कि अगर कोई दूसरी बार भी सुन रहा है तो उसको इंटरेस्ट आएगा। शहर की चीज़ें, शहर की खबरों के अलावा भी हम जो है ऑडियो कहानियाँ सुना रहे हैं या लेसन्स दे रहे हैं। स्कूल के टाइम के लेक्चर्स दिलवा रहे हैं कि बच्चे सुन सकें उसको आसपास के। तो इस तरह का बहुत सारा कंटेंट है। तो हम सुबह 7 से 11, फिर 12 से 4, फिर 5 से रात 9, ऐसे हम 3 सेगमेंट्स में चला रहे हैं। तीन सेगमेंट में ब्रॉडकास्ट होते रहता है। जी, 3 सभाएं कह सकते हैं, 3 ट्रांसमिशंस होते हैं। तो उसमें सुबह जैसे हमने कोई फ्रेश कंटेंट बनाया तो वो जो शाम को बजा है वो दूसरे दिन सुबह भी बज जाएगा। ये टेक्नोलॉजी से मैं भी वाकिफ़ नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने कहा कि एक कंप्यूटर लगाकर इसको शुरू किया जा सकता है, बाद में आप बढ़ा सकते हैं क्षमता। तो इसमें कंप्यूटर पे आप प्रोग्राम पहले से डाल के शेड्यूल कर सकती हैं कि बाद में इतने बजे ये ब्रॉडकास्ट हो जाए, इतने बजे ये ब्रॉडकास्ट हो जाए। जी हाँ, वैसा बिल्कुल हम लगा करके रख सकते हैं। बीच बीच में जहाँ चाहे अनाउंसमेंट, लाइव चीज़ें कर सकते हैं। फौरन लगा करके भी प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जैसा आकाशवाणी वगैरह में चलता है। इसमें समाचार आप ब्रॉडकास्ट कर सकती हैं कि किसी तरह की कोई रोक है भारत सरकार की तरफ नहीं, से? आकाशवाणी के समाचार हम वैसे ही रिले कर सकते हैं या अच्छा, वही कंटेंट कर सकती हैं? हाँ, रिले नहीं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं समाचार। अच्छा। और या उस कंटेंट को हम जो समाचार हैं उसको हम अपनी लोकल डायलेक्ट में चेंज करके कर सकते हैं। अच्छा। और बाकी अगर हमको जो लोकल, जैसे अब हम बिलासपुर के लिए चला रहे हैं तो बिलासपुर की खबरें जो है वो खबरों की तरह नहीं देके हम बातचीत के पैटर्न पे कि आज वहाँ पे ये हुआ, लेकिन इस पे रोक है खबर पे। हाँ, वो ऑथेंटिक कई बार जो है गलत चीज़ें हर केंद्र जो है सही ढंग से कर पा रहा है कि नहीं, तो हम बिल्कुल समाचार के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, लेकिन बातचीत ये नियम में है ये कि आप समाचार ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, आप दूसरे आकाशवाणी के ऑथेंटिक समाचार हम रिले कर सकते हैं। अच्छा, ये एक रोक है जी। मुझको एक चीज़ बतलाइए, मैं आपके वेबसाइट पे देख रहा था, आपसे बातचीत भी हुई है पहले, आपने नेत्रहीन बच्चों के लिए जो कोर्स कंटेंट है उसकी ऑडियो बुक्स आपने पहले से बनाई थी। ये अरपा रेडियो FM बैंड का ये कम्युनिटी रेडियो चालू होने के पहले से। जी। वो क्या था वो कॉन्सेप्ट, क्यों ज़रूरत है उनको ऑडियो बुक्स की? मैं शुरू से ऑडियो फील्ड से तो जुड़ी ही रही, बचपन से मैं आकाशवाणी से जुड़ी थी, बाकी फिर थिएटर और फिल्में और वो सारी कला क्षेत्र से जुड़ी रही। लेकिन फिर हमारी एक जो लिबरा वेलफेयर सोसाइटी तैयार हुई, उसके थ्रू भी मैं ऑडियो के थ्रू लोगों की सेवा करने के पर्पस से मैंने शुरू किया। तो कुछ लोग मिले थे। यानी आपको हर समस्या का समाधान ऑडियो में दिखता है। जैसे कोई कहे गर्मी में प्यास लगी है, प्याऊ खोल लो, तो आप कहें थोड़ा संगीत में पानी गिरते हुए सुना देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। सारी चीज़ों की समस्या तो ऑडियो नहीं है, दुनिया जो है विजुअल पे ज़्यादा चल रही है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो क्या होता है, ब्रेल लिपि में जो कोर्सेज हैं, एक ब्लाइंड बच्चे के लिए कोर्स वही है, सामान्य बच्चा जो पढ़ता है उसको ब्रेल लिपि में चेंज करते हैं तो उनकी किताबें बहुत मोटी हो जाती हैं और उन लोगों को समझना पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। पेज मोटे हो जाते हैं क्योंकि उसमें अक्षर उभरे हुए रहते हैं अलग से। और वैसे भी साइंस वगैरह सब पढ़ना ब्लाइंड बच्चों के लिए कितना कठिन है वो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उस चीज़ को थोड़ा सा लगा कि हमारे पास बहुत सारी अच्छी आवाज़ें हैं, रेडियो से जुड़े हुए हैं, वाणी सर्टिफिकेट पास लोग हैं, हमारे यहाँ के लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है। तो किसी माध्यम से जो है हमारा शुरू हुआ ये वाला सब काम। फिर धीरे धीरे हमने सारी ही कोर्स, पूरा क्लास 6 से 11, 12 तक के जितने कोर्स है सब मैथ्स वगैरह को छोड़ दें तो बाकी हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें ही हम लोगों ने उसको ऑडियो में फिर धीरे धीरे करके कन्वर्ट करवाई। अच्छा।
तो वो उस समय तो टेप रिकॉर्डर्स होते थे और कैसेट्स में करके दे रहे हैं, फिर पेन ड्राइव वाला ज़माना आया, सीडीज़ वाला आया, तो वो सारी चीज़ों में हम लोग करके स्कूलों में दे देते थे कि बच्चों, जितने बच्चों को भी हमारे पास या हमारे पास सीधे भी बच्चे आते थे, हम उन लोगों को फ्री में देते थे। अच्छा। और उसको पढ़ करके लोगों ने 12th पास किया। अब कहीं पे कोई ब्लाइंड बच्चा मिल जाता है जो पढ़ा हुआ है, वो आवाज़ सुन के हमारी आ जाता है, आप संज्ञा मैडम है ना, हमने तो 12th आपकी आवाज़ सुन करके पास किया। आवाज़ से पहचान जाते हैं वो बच्चे? ब्लाइंड बच्चे तो आवाज़ से ही पहचानेंगे ना, उनको तो चेहरे और बाकी चीज़ें पता नहीं है। तो लगता है हमारी जितनी मेहनत थी पूरी सार्थक हुई। 2 लोगों ने भी अगर ऐसा बोल दिया हमसे कि तो हमने ये काम फिर किया। हिंदी की जो किताबें थी ये ब्लाइंड बच्चों के लिए, ये तो हिंदी स्पीकिंग दूसरे जगहों में भी धीरे धीरे चली गई होंगी अपने आप? जी, आप नेट के माध्यम से अब कहाँ कहाँ सुनी जा रही हैं, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन उसमें से हमने हिस्ट्री का पोर्शन निकाल करके अभी अरपा रेडियो पे सब डाला हुआ है। तो क्योंकि अब क्लास 6 से क्लास 12 तक की हिस्ट्री यानी करीब करीब कंप्लीट। अच्छा। तो वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए भी बहुत काम की चीज़ें हैं, ब्लाइंड बच्चों के लिए नॉलेज जिनको सिर्फ हिस्ट्री का चाहिए उनके लिए भी एकदम साफ आवाज़ में जो है सब रिकॉर्डेड। मतलब अब वो 10, 12, 15 साल पुरानी रिकॉर्डिंग्स जब उस समय के इक्विपमेंट के हिसाब से हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ क्लियर है तो लोगों को समझ में आता है, और वो दुनिया भर में बहुत सुनी जा रही है। हिस्ट्री का, इतिहास का अभ्यास नाम से हमने किया है। जो ब्लाइंड बच्चों के जो स्कूल हैं वहाँ पे इन ऑडियो बुक्स को वो औपचारिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं कि बच्चे अपने अपने मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं? अब तो बच्चे अपने से ही कर रहे हैं। शुरुआती दौर में तो हमने बिलासपुर के ब्लाइंड स्कूल के माध्यम से शुरू किया था। फिर हमने अपने बड़ा अनोखा काम है, बहुत अच्छा काम है। यानी मुझको तो सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि हम किसी के इतने काम आ सकें। जी, इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं था आपका? एनजीओ से काम कर रहे हैं तो हम तो लोगों की सेवा ही, अब ऑडियो के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, बस कहना चाहिए। ये दूसरा लिटरेचर भी देख रहा था मैं, बहुत से प्रमुख लेखक हैं जिनकी कहानियों के ऑडियो बुक्स बनाई हुई है। जी, ये किस तरह का लिटरेचर आप छांटती हैं और उसका इस्तेमाल कैसे होता है? ये नेट पे शायद अवेलेबल है, जो लोग देखना चाहें। पॉडकास्ट में भी शायद आ जाता होगा ये। जी हाँ, पॉडकास्ट और ऑडियो बुक और ये सारी चीज़ें, जितने भी शब्द हैं वही कि मतलब अब हम जब रेडियो से सुनते हैं तो वो ब्रॉडकास्ट है, ब्रह्म है, वो कहाँ कहाँ गूंज गया है। जी जी, जब हम रेडियो पे सुनते हैं तो वो ब्रॉडकास्ट है, जब हम टीवी पे देखते हैं वो टेलीकास्ट है, इंटरनेट पे आ गया तो वो पॉडकास्ट हो गया। तो ये सब ऑडियो और वीडियोस के जो शब्द चल रहे हैं, अब बुक के फॉर्म में वही पॉडकास्ट इकट्ठे हो गए तो ऑडियो बुक बन गई। तो आपने जो ऑडियो बुक्स की बात की, तो जब हम ऑडियो का काम कर ही रहे हैं तो उसको एक अलग फॉर्मेट में करके हमने ये ऑडियो बुक्स तैयार की हैं। तो कुछ तो जो हमारे परिचित लोग थे उन लोगों की ही किताबों से शुरू किया काम, फिर कुछ लोगों ने उसको देख करके हमसे काम करवाया। जया जादवानी की कहानियां मैं सुन रहा था। जी, जया जादवानी। तो ये लेखकों की अपनी आवाज में भी है कि आप लोग अपनी आवाज में जैसा चाहे सामने वाला अपनी आवाज में भी करना चाहें तो हम उनके रिकॉर्ड करके, सामने वाली दोनों ही, लिखने वाला या लिखने वाली जो भी होंगे, लेखक या लेखिका, तो उनकी आवाज़ में हो, चाहे हमारे जो बोलने वाले लोग हैं, वॉइस आर्टिस्ट हैं, उन लोगों की आवाज़ें लेना चाहें, क्योंकि हमारे पास देश भर के रेडियो से जुड़े हुए कैजुअल आर्टिस्ट हैं। मेरा एक पॉडकास्ट जाता है जिसमें मैं 60-65 लोगों की आवाज़ें ले चुकी हूँ, अलग अलग देश भर के कोने के अलग अलग लोगों की आवाज़ें। एक सिंगल प्रोग्राम में? हाँ, मतलब नहीं, एक सिंगल प्रोग्राम नहीं, एपिसोड वाइज आता है। एपिसोड वाइज वो फिल्मी एक एक गाने के ऊपर की कहानी है। हाँ, मैंने सुना है, एक कम से कम सुना है जी, मैंने। एक गीत सॉफ्ट सन नाम से, वो मेरा काफी बड़े प्लेटफॉर्म पे, गाना, जियो, स्पॉटिफाई, जितने ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं सब जगह पे हैं वो। अच्छा। तो उसमें हमारे पास तो आवाज़ें बहुत सारी हैं। जो लोग भी ऑडियो बुक्स बनवाना चाहें, करना चाहें, वो लोग हमसे संपर्क कर लेते हैं, हम उनका बनाते हैं। और कुछ लोग अपनी आवाज़ में रिकॉर्डेड की हुई कहानियाँ कि हमको इसकी ऑडियो बुक चाहिए, प्लेटफॉर्म बस चाहिए उनको, हमारा जो वेबसाइट है उस पे, तो वैसी चीज़ें भी कर लेते हैं। तो वो ऑडियो बुक वाली संस्कृति भी तो अभी अभी ही शुरू हुई है। बिल्कुल। तो जब लोगों ने सुनना शुरू किया, मुझको खुद को खबरों के लिए पहले अखबार देखना सुबह और शाम को, और टेलीविज़न देखना, धीरे धीरे इंटरनेट पे देखने लगा।
अभी पिछले कुछ सालों से मैं लगातार केवल ऑडियो सुनता हूँ खबरों के लिए। यानी मेरा मेन सोर्स जो है वो ऑडियो रह गया है। जी जी। मैं बाकी लोकल खबरों के लिए मैं छत्तीसगढ़ के अखबार देख लेता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया की खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए, इंटरव्यू के लिए, ये सब मैं केवल ऑडियो पे सुनता हूँ। तो ऑडियो का महत्व पहले की तुलना में बढ़ता तो जा रहा है। हाँ। और उस चीज़ को लेकर के हम लोग भी अपने छत्तीसगढ़ में जितना काम कर रहे हैं। हाँ। एक प्रोजेक्ट और हमारा बच्चों को लेकर के, वो क्या है, किया था हम लोगों ने। मतलब वो एक ऐसी फील आया कि जो पहले बच्चे थे नानी दादी की कहानियाँ हाँ। सुनते थे। हाँ। तो सोते समय एक संस्कार उनके मन में थे। तो सोते समय मेंटल ग्रोथ अच्छी होती थी, ये किसी से मैंने सुना। तो अभी जो बच्चे हैं टीवी देख रहे हैं, हॉरर, थ्रिलर, इस टाइप की चीज़ें देखते हुए सो रहे हैं। तो या एनिमेशन फिल्में देख रहे हैं जिसमें उनकी कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं रहती, उसमें रंग, आवाज, हरकत सब कुछ है जो दिखाया जा रहा है। हाँ। वही देखना है, वो परफेक्ट इडियट बॉक्स की तरह रहता है वो। और बिल्कुल ही छोटे से बच्चे, 1.5-2 साल के बच्चे अब तो बिल्कुल चला के खोलना करना करते हैं। लेकिन जब ये बात थी उस समय नया नया मोबाइल आया था, व्हाट्सएप। वो यंगेस्ट हैकर रहते हैं, माँ के बाप के पीछे से जाके वो स्क्रीन लॉक को अनलॉक करना सीख लेते हैं। सबसे यंग हैकर रहते हैं। बहुत सही शब्द बोल रहे हैं आप। तो जिस समय की मैं बात कर रही हूँ 2012-14 की, उस समय मोबाइल भी नए नए थे, व्हाट्सएप नया नया आया था। तो उस समय हमने एक प्रयोग किया कि इन बच्चों को के मेंटल ग्रोथ पे जो फ़र्क पड़ रहा है, एक एक्सपेरिमेंट जैसा किया जाए। तो हमने 50 ऐसे पेरेंट्स से ढूंढे जिनके बच्चे कहानी सुनने वाली उम्र में है, 5 से 10 वाले। उन लोगों के लिए हमने पंचतंत्र की कहानियाँ, ऐसी ऑडियो का काम तो कर ही रहे हैं, रिकॉर्ड करके भेजना शुरू किया, रोज़ एक कहानी नाम से। और उनसे कहा कि आप लोग रात को, जब बच्चा जो है मोबाइल छीनना चाहता है, दिन भर आप बचाते रहते हैं, रात को आप उस बच्चे को अपने पास बुला करके और सोते समय ये कहानी सुनाइए। तो उन्होंने शुरू किया। 10-15 दिन के अंदर उन लोगों के तो अच्छे रिस्पॉन्स आए ही कि उनको फ़र्क लग रहा है। मेरे पास 2500 नंबर आ गए ऐसा कि आप हमको भी भेजिए। और उसमें इंडिया से बाहर के पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स ज़्यादा थे, जो थोड़ा हिंदी भी सुनाना चाहते हैं बच्चों को, थोड़ा हिंदुस्तान से जुड़ी हुई संस्कृति, कहानियाँ सुनाना चाहते हैं। तो उस समय बहुत कम, कुछ 200-250 व्हाट्सएप में एक ग्रुप में बनते थे शायद। तो वैसे मैंने 5-7 ग्रुप बनाए, रोज़ उन कहानियों को मैं भेजती थी। उनका प्रोडक्शन करना शुरू किया और आवाज़ें तो थी ही मेरे पास। फटाफट एडिटिंग करके हम लोगों ने वो काफ़ी दिनों तक चलाया। तो वो भी अभी इस वेबसाइट में हमारे पास बाल साहित्य के रूप में सिंहासन बत्तीसी, वेताल पच्चीसी, प्रेरणादायक कहानियाँ, पंचतंत्र, अकबर बीरबल, सारी चीज़ें उसमें ऑडियो में उपलब्ध हैं। मुझको एक बात बताइए कि इतने तरह का ऑडियो काम आप कर रही हैं, हम एनजीओ को अगर छोड़ दें तो इसकी कमर्शियल वाइबिलिटी क्या है, इकोनॉमिक वाइबिलिटी क्या है? ये जैसे मान लीजिए मैं शुरू करता हूँ, मैं एनजीओ नहीं हूँ, तो ये सरवाइव कैसे कर सकता है ये फिर पूरा? उसको वो बिजनेस के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ऑडियो बुक्स अगर आप बनवा रहे हैं तो प्रोफेशनली फिर उनसे पेमेंट लीजिए। और बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, अगर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स बाहर के हैं, यूके और यूएस के, यहाँ पे अगर स्पॉटिफाई और इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स अगर इंडिया में सरवाइव करने आ रहे हैं, कंटेंट लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, तभी तो वो लोग कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिजनेस के हिसाब से फिर बिजनेस वालों को सोचनी पड़ेंगी। यानी मैं एक ऐसी कल्पना कर रहा था कि क्या ये वाइबिलिटी भी है क्या इसकी कोई बिजनेस के रूप में? बिल्कुल है। ऑडियो की जैसे वीडियो की चल रही है वैसे ही अब तो ऑडियो की काफ़ी सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अब तो बड़े बड़े प्रकाशक भी जो हैं अपनी यहाँ की ऑडियो बुक्स बनवा रहे हैं। आपका पॉडकास्ट जो है किस नाम से है? अरपा रेडियो नाम से। अरपा रेडियो नाम से, अरपा रेडियो के नाम से ही सब तरफ है। और किस किस प्लेटफॉर्म पर है ये? जियो, सावन, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आइडिया ब्रू, अभी एक मेगाफोन स्पॉटिफाई का है, उन्होंने भी मांगा। स्पॉटिफाई पे सुनता हूँ, बीबीसी वगैरह, वही एक ज़्यादा सुनता हूँ मैं। तो ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स पर है वो। और फेसबुक या ट्विटर पर भी हो सकता है, यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पर भी हो सकता है। वेबसाइट हमारी है, ऐप है, गूगल एंड्रॉइड ऐप है, उसमें हमारी सारी चीज़ें हैं। अच्छा। और मतलब ये कम्युनिटी रेडियो का मटेरियल भी हम उसमें डाल रहे हैं,
जो उस लायक है, मतलब जहाँ पे कॉपीराइट वाला मामला नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो के साथ फिर बहुत सारी चीज़ें, कॉपीराइट और गाना, ये वो सब चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो वो जो हमारे छत्तीसगढ़ की चीज़ें जो हैं, जो बाहर तक जा पाएँ, छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति वाली बहुत सारी बातें हमने इसमें डाल के रखी हैं कि उसके वो हम अपने यहाँ की चीज़ों को भी तो बाहर तक पहुँचाएं। एक चीज़ मैं ये समझना चाहता हूँ, रोज़ खबरें आ रही है स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर कहीं दारू पिए पड़े हैं, कहीं एक टीचर 5 अलग अलग क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की जो सरकारी स्कूलें हैं, इसमें किस क्लास के कौन से बच्चों की कौन सी कोर्स बुक्स जो हैं उनका कोई ऑडियो विकल्प हो सकता है? कुछ कभी सोचा है क्या ऐसा आपने? चूंकि ब्लाइंड बच्चों के लिए आपने बनाया हुआ है, तो अगर अभी आप कह रही हैं कि हिस्ट्री की किताबों को आपने कन्वर्ट किया है उसमें, कहीं आपका इंटरेक्शन हुआ है कि स्कूलें कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं, बच्चे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या सरकार ऐसी ऑडियो बुक्स जो है उसको अपने बच्चों को प्रिंटेड बुक और क्लासरूम की पढ़ाई, इसके एक एक्सटेंशन के रूप में, मैं विकल्प तो नहीं कहूँगा जी, एक एक्सटेंशन के रूप में, एक विस्तार है उसका? देखिए, अब आजकल जो भी बच्चे आ रहे हैं, पिछली पीढ़ी से अभी की पीढ़ी में आप भी फर्क देख रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, सुनना या देखना चाह रहे हैं। और सुनने और देखने का प्रभाव जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव भी है, ये भी समझ में आ रहा है। पूरे समय तो बच्चों के हाथ में, कोरोना लॉकडाउन के दौर में भी ये आगे बढ़ा है, ये बढ़ा है। उसमें मोबाइल को एक रिकॉग्निशन मिल गया, जो बच्चे जो है से माँ बाप छीनते थे, वो छीनना छूट गया और बच्चे जो है थोड़े फ्री हो गए। फेल हो जाऊंगा तो बोलना मत, ले लो फोन अपना, मैं फेल हो जाऊंगा फिर बोलना मत। जी बिल्कुल। और लेकिन अगर जो आपने कहा विकल्प के रूप में तो नहीं, हम एक एक्सटेंशन देख रहे हैं विस्तार के रूप में। नहीं, बहुत साल पहले से ही रेडियो और SCRT ने भी प्रयोग किया था, कुछ इंग्लिश इज फन और इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो चलाने शुरू किए थे रेडियो के लिए, रेडियो से बच्चों के लिए, और स्कूलों में बच्चों को सुनाया जाना शुरू किया गया था। फिर वो चीज़ उतनी वो नहीं हुई, काफ़ी सारा ऑडियो में वो लोग प्रयोग कर भी रहे हैं, लेकिन उसको स्कूलों में किस तरह से उपयोग हो रहा है मुझे नहीं पता। अभी छत्तीसगढ़ की स्कूलों में उनकी पढ़ाई या टीचर के जो लेक्चर हैं या पढ़ाना है, क्लासरूम की पढ़ाई, इसका कोई ऑडियो विकल्प या विस्तार ऐसा आपको ध्यान नहीं पड़ रहा? देखा नहीं, कोरोना टाइम पे जैसा आपने बोला तो सारे कम्युनिटी रेडियोज ने अपने अपने एरिया में ये सब शुरू किया था। अच्छा, कि कम्युनिटी रेडियो से क्लास पढ़ा रहे हैं, टीचर वहां से पढ़ा रहा है, बच्चे घर से सुन रहे हैं, ऐसा बहुत सारे क्षेत्रों में देश में हुआ था। बिल्कुल। और यहाँ भी हम छत्तीसगढ़ के लिए भी उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि 14 रेडियोज हो चुके हैं। और अगर अपने हम एक प्रोग्राम बना करके भी, प्रोडक्शन 14 जगह हो रहा है, अगर हम सारी जगह पे उनको बजाना शुरू करें, स्कूल के बच्चे क्लास वाइज अगर हम उनको सुनाना, स्कूल में एक रेडियो ही तो रखना पड़ेगा क्लासरूम में सुनवाने के लिए, बाकी उनकी जो प्रॉब्लम्स है टीचर सॉल्व करने के लिए है, बिल्कुल, तो वो स्कूल टाइम, ऑडियो टाइम किया जा सकता है। ऑडियो स्कूल। मुझको एक चीज ये लग रही है कि अंग्रेजी, हिंदी जैसी भाषाएं पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर बहुत नहीं मिलते हैं। यानी मैं किसी टीचर पे कमेंट व्यक्तिगत रूप से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ जो है इसमें शुद्ध हिंदी पढ़ाने वाले टीचर भी कम है, अंग्रेजी पढ़ाने वाले तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं तो म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ा हूँ, तो हमको बहुत अच्छी पढ़ाई हासिल नहीं होती थी। मैं आपकी बातचीत से ये सोच रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि सरकार ही, राज्य सरकार ही बड़े पैमाने पे अपने कोर्स कंटेंट का एक ऑडियो विकल्प भी तैयार करे, और जो अच्छे टीचर्स हैं या सीनियर टीचर्स हैं उनकी आवाज में रिकॉर्डिंग हो, उनकी आवाज में रिकॉर्डिंग हो, हर जगह रिकॉर्डिंग ना हो जी। चाहे तो स्टेट लेवल पे एक जगह करवा लें रिकॉर्डिंग, वो सरकार का एक बड़ा सेटअप तैयार हो जाए, चाहे तो आपके जैसे जितने लोग हैं उनको दे दें, ये 4 किताबें आप तैयार कर दीजिए, 2 किताबें कोई और तैयार कर ले, बिल्कुल सबका थोड़ा थोड़ा काम चलेगा और हर का योगदान रहेगा। मेरे दिमाग में ये चीज अभी आपसे बात करते करते आ रही है कि बच्चे जो हैं आधा घंटा पौन घंटा खाना खाते हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे जी। मैं भी ऐसे ही एक चीज सोच रहा हूं,
क्या बच्चों के खाना खाते समय उनको उस इलाके का कोई संगीत, कोई मनोरंजन, कोई ज्ञानवर्धक या अच्छी बात जो खाने के समय अच्छी हो? मैं नहीं चाहूँगा आप खाने के समय पढ़ाई की बात करें, पहाड़ा कोई उनको सुनाए या सिखाए। जी जी। मैं चाहूँगा कि खाने के समय जो बात अच्छी लगे उनको, जो उनके लिए अच्छी हो। केवल नसीहत देना जरूरी नहीं है कि हाथ धोए कि नहीं, ये किए कि नहीं, और भी कोई बात। मान लीजिए अच्छा संगीत ही है कोई, अगर उतनी देर, अभी तो मुझको किसी स्कूल का, सरकारी स्कूल का कोई ट्रांजिस्टर से रिश्ता मुझको नहीं मालूम है, लेकिन बच्चे खाते तो एक ही जगह हैं, एक ही बरामदे में बैठ के खाते हैं जी। चूंकि आपके साथ बैठा हूं इसलिए इस लाइन की चीज सूझ रही है मुझको कि क्या कोई ऐसा संगीत हो सकता है, मधुर संगीत, जो बच्चों को अच्छा लगे खाना खाते हुए। अभी तो मैं सुनता हूँ डेयरी में गाय वगैरह जो है उनको भी अच्छा संगीत सुनाया जाए तो उनकी उत्पादकता बढ़ती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्कूल में क्या हो सकता है ऐसा। खाने के वक्त तो सब क्लास बंद रहती है, क्या कोई संगीत ऐसा बजाया जा सकता है? क्या कोई प्रोग्राम ऐसे बनाए जा सकते हैं? या क्लासरूम में मान लीजिए अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर अच्छे नहीं हैं, नहीं रहते हैं, हमारे भी साथ में नहीं रहे, हमारे स्कूल कॉलेज कई जगह नहीं रहे, तो क्या जो सच में अंग्रेजी के अच्छे टीचर हैं उनकी आवाज़ में ऐसे लेक्चर बनाए जा सकते हैं जिनसे बच्चे शुरू से ही अंग्रेजी अच्छी सीख सकें? कम से कम भाषा के बारे में मुझको, हिंदी अंग्रेजी, इसका ग्रामर और उच्चारण दो चीज़ें, ये मुझको लगता है कि टीचर बहुत अच्छे न रहे तो ये कमज़ोर हो जाती है पढ़ाई। जी जी, क्या सोचना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सही सोच लग रही है आपकी। उसमें बोलते शब्द, एक इम्प्रूव योर हिंदी नाम से भी मेरी एक ऑडियो बुक बनी हुई है, जिसमें 2-2 शब्दों के अंतर बताए गए हैं। तो उस तरह की चीज़ें, या मतलब इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। बच्चों का खाना का समय वाकई खराब नहीं होना चाहिए। मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि बच्चों को हम खाते समय बहुत ज़्यादा एक बोझिल किस्म का कोई उनके ऊपर लाद दें, वो तो और भूख खत्म हो जाएगी उनकी। जो खाना पकाते हैं उनका खाना बच जाएगा, वैसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा सुने कि ज़्यादा खा सकें। चलिए, आपकी बात सुन करके अगर प्रशासन का ध्यान जाता है तो अच्छी बात है। मैं करता हूँ सरकार जो है, नई सरकार है, कई नई चीज़ें करना चाहेगी जी। स्कूल एजुकेशन जो लोग देखते हैं, मेरा ख्याल है सिद्धार्थ परदेसी हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, वो बिलासपुर के कलेक्टर भी रहे हुए हैं, आपके नाम से भी परिचित होंगे। तो हो सकता है उनके दिमाग में ऐसा कुछ आए, क्योंकि शिक्षकों की कमी है। अभी 30,000 पद शायद शिक्षकों के खाली पड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ में। मैं किसी के पेट पे लात मारने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, इतना आप ध्यान रखिएगा। मैं किसी की रोजी रोटी कम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसी जगहों के लिए बोल रहा हूँ जहाँ पढ़ाने के लिए लोग नहीं है, टीचर नहीं है, और कई विषयों के टीचर नहीं है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जब मैं देखता हूँ पढ़ाई का स्तर स्कूल का बहुत नीचे है। जो राष्ट्रीय सर्वे हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ की जगह बहुत नीचे है, थोड़ा बदहाल है राज्य ये बच्चों की पढ़ाई के मामले में जी। तो मैं अखबार में भी लिखते रहता हूँ इस बारे में। आपसे बात हो रही है तो मुझको लग रहा है विकल्प नजर आ रहा है कि एक कोर्स कंटेंट का अगर एक बार रिकॉर्डिंग हो जाए, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो आप उसको जब चाहे जहाँ चाहे प्ले कर सकते हैं। कोई टीचर अगर चाहें, आजकल हर किसी के पास मोबाइल रहते हैं, वो अपने मोबाइल से भी प्ले करके बच्चों को सुना सकते हैं कि अंग्रेजी के इन शब्दों के हिज्जे कैसे रहेंगे और उच्चारण कैसा रहेगा जी। नहीं लगता आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैं आपके ये बाल साहित्य वगैरह को देख रहा था, लोक कथाओं को देख रहा था, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ कि बाल साहित्य आपने जो भी ऑडियो तैयार किए हैं ये टेक्स्ट से ही तैयार किए होंगे मोटे तौर पर। अगर कोई लोक कथाएं जुबानी है वो एक अलग बात है, मोटे तौर पे टेक्स्ट से किए होंगे जी। बच्चे जो हैं अगर उन्होंने पूरी तरह से भाषा ज्ञान नहीं हुआ है तो पढ़ नहीं सकते हैं वो, लेकिन सुन सकते हैं वो जी। बिल्कुल, यानी बच्चे का सुनना जो है उसके पढ़ने के पहले शुरू हो सकता है, और जितना पढ़ना नहीं सीखे हैं उतना सुनना जानते हैं वो। तो आपको ये लगता है कि ये जितने बच्चों की कहानियां या बाल साहित्य के जितने ऑडियो आपने बनाए हैं ये जिस एज ग्रुप के लिए बनाए हैं उससे कम एज ग्रुप से भी बच्चे इसको सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं।
सुनते भी होंगे शायद हाँ, घरों में। सुनते भी होंगे क्योंकि बहुत लाखों करोड़ों में है उसके डाउनलोड्स। मेरे हर तरफ कहीं पे भी अच्छा। देखें तो बहुत डाउनलोड्स हैं। अब वो तो पेरेंट्स के ऊपर है हाँ कि अब उस उम्र के बच्चे खुद तो नहीं निकाल करके सुन रहे हैं, हाँ, लेकिन उसकी वो आदत डालना तो उनके पेरेंट्स के बिल्कुल, ऊपर है बिल्कुल। कि या तो वो खुद कहानी सुनाने वाले या उनके घर के नाना नानी दादा दादी हों हाँ। अभी भी कहानी सुनाने वाले, हाँ तो वो चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रही हों। हाँ, लेकिन हमने कोशिश की कि हम पिछली पीढ़ी की चीज़ों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम हाँ। ऑडियो में संरक्षित करके हाँ। करें। ये जो कंटेंट सिलेक्शन आपका रहता है जी। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लिटरेचर का, इन सब में कोई आपका राजनीतिक रुझान, कोई आपकी विचारधारा, कोई आपकी धार्मिक सोच, इसका क्या रोल रहता है? नहीं, सब चीज़ को न्यूट्रल रख के करना पड़ता है। हम कैसे अपनी किसी चीज़ को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह इस सिलेक्शन में आड़े नहीं आते? नहीं नहीं। अब अगर हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो बच्चों के लिए जो भी अच्छा है, पंचतंत्र से अच्छा क्या है, तो हम पहले पंचतंत्र ही करेंगे ना, उसके बाद जब वो। लेकिन मुझको ऐसा क्यों ध्यान पड़ता है कि दुनिया की जितनी बोलियां हैं और जितनी भाषाएं हैं उन सब में लोक कथाएं हैं। जी। मैं तो इजिप्ट की लोक कथा, कभी अफ्रीका की लोक कथा, अफ्रीका के अलग अलग जुबानों की लोक कथा, ये सभी पढ़ने के लिए मिलती हैं। जी हाँ। अब आजकल हमारा काम चल रहा है, अभी हम लोग विदेशी लोक कथाओं को ही कर रहे हैं। भारत के अलग अलग स्टेट्स की काफ़ी लोक कथाएं कर चुके हैं हमारे लोग, और अभी स्विट्ज़रलैंड की और हाँ। ऐसे कई जगहों की हम लोग लोक कथाओं पे काम कर रहे हैं। हमारे ये अनुवाद भी कर रहे हैं कि वो अनुदित हैं? वो अनुदित वाली ही कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। फिर अब उन भाषाओं में लोक कथाओं के फिर हमको वैसे लेखक ढूंढने पड़ेंगे। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम वो नाम बता पाएं, जो अनुवादक का नाम अगर हमको उपलब्ध है इंटरनेट पे या जो भी किताब में, तो हम कहाँ से ले रहे हैं उसका भी हम उनको वो देते हैं। ये आपका खुद का भाषा का जो बैकग्राउंड रहा है, जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, संज्ञा जो है, डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा भाषा विज्ञानी थे, बहुत बड़ा जाना माना नाम था उनका। रविशंकर विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे भाषा विज्ञान। जब मैंने ये तय किया कि अखबार में मेरे छपे हुए एडिटोरियल संपादकीय, ये पिछले अखबार की देशबंधु की बात है, आज की बात नहीं है, और मेरे कॉलम, वीकली कॉलम आजकल छपा करता था उन दिनों, अभी भी छपता है, इनमें से छांट कर कुछ को लेकर एक किताब तैयार की जाए। तो उस वक्त मुझको लगा कौन ऐसे हो सकते हैं जो इनमें से छांटें। दोबारा तो नहीं लिखना था, बहुत ज़्यादा एडिटिंग की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन छांटे कौन, काफ़ी मोटा गट्ठा था। तो जिन दो लोगों के नाम मुझको सूझे कि ये इंसाफ कर सकते हैं मेरे लिखे हुए के साथ कि इसमें छापने लायक क्या क्या है, सब छपा हुआ था, अखबार में छपा हुआ था, किताब की शक्ल में छपने लायक क्या क्या है, तो पहला नाम मुझको सूझा था डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा का। संज्ञा उन्हीं की बिटिया है और भाषा को आगे बढ़ा रही हैं वो लगातार। तो रमेश चंद्र मेहरोत्रा भाषा विज्ञानी थे, वो मेरी किताब के एडिटर थे, दो में से एक। दूसरे अपूर्व गर्ग थे। अपूर्व गर्ग वैचारिक रूप से वामपंथी व्यक्ति थे, नौजवान थे। मैं चाहता था दो अलग अलग पीढ़ी के लोग जो हैं अलग अलग छांटे कि क्या छपने लायक है, और जिन कॉलम को, जिन संपादकीय को दोनों छांट लेंगे उसी को हम किताब में लें। तो इस तरह से उसका संपादन हुआ था। बहुत सारे गट्ठे दिए गए थे दोनों को, और उन दोनों ने जिन चीज़ों को छांटा, बड़ी मेहनत का काम था। मेहरोत्रा साहब का बहुत बड़ा उपकार था मेरे ऊपर, कोई मैं तो नहीं कर सकता किसी और के लिए इतना जितना उन्होंने मेरे लिए किया था। तो इन दोनों ने जिन कॉलम को और एडिटोरियल को छांटा कि हाँ ये छापने लायक है, हमने उन्हीं को लिया था। इन दोनों की पसंद के खिलाफ जाके मैंने केवल एक कॉलम अपना आजकल उसमें डाला था, केवल एक अंक था जिससे दोनों ही सहमत नहीं थे, ये दोनों ही उसके खिलाफ थे। लेकिन फिर भी मैंने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके कि ये मुझको पसंद है ये कॉलम, इसलिए इस किताब में, मेरे ख्याल से मैंने उसमें कहीं जिक्र किया भी है किताब में उसके,
तो संज्ञा से मेरा एक ये परिचय भी है। उस समय मेरा परिचय नहीं था ये, लेकिन बाद में हमारी मुलाकात हुई, तब पता लगा कि डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की सुपुत्री है ये। मैं जितने तरह की संभावनाएं देख रहा हूँ और संभावनाओं से परे जितने काम वो कर चुकी हैं संज्ञा, जितने तरह से उन्होंने नेत्रहीन बच्चों के लिए अगर कोई ऑडियो बुक्स तैयार कर सकते हैं, उससे उन बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। वो काम उन्होंने किया और कई तरह के काम कर रही हैं। बच्चों को सोते समय कहानी, मैं अपने घर में छोटा बच्चा है मेरे साथ, मेरा पोता, परेशान रहता हूँ मैं, सोते समय भी वो कुछ वीडियो देखना चाहता है, तो मैं अभी इनसे लिंक हासिल करता हूँ। अब अपने YouTube चैनल पर इनके लिंक सारे नीचे डाल देंगे, आप देखिएगा उसको, जहाँ भी जाके आपको जो अच्छा लगे आप सुन सकते हैं। मेरा ख्याल है इसकी कोई फीस नहीं है ना सुनने की, आपके चैनल्स की? नहीं है, हमारे YouTube चैनल की तरह है, लेकिन आपका बहुत बड़ा है, बरगद है। नहीं, ये हमने अभी शुरू ही किया है जरा। तो ये बातचीत बड़ी दिलचस्प रही, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई है। बहुत सी चीज़ें तो बुनियादी बातें मैं खुद अभी पहली बार सुन रहा हूँ और मुझको नई नई कल्पनाएं आ रही है सुनकर। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ऐसा एक वक्त एक रेडियो पे आता था, याद है आपको? बिल्कुल। एक वक्त आता था, हम लोग बुधवार की रात 8 बजे, हमारे घर पर रेडियो नहीं था, हम पड़ोस के घर में जाते थे। वहाँ बुजुर्ग महिला थी, नानी कहते थे हम लोग, तो चेहरा देख के वो समझ जाती थी कि आज बिनाका गीतमाला आना है, तो वो रेडियो शुरू कर देती थी। हम लोग वहाँ बैठते थे, छोटे घर थे, हमारा अड़ोस पड़ोस भी छोटे घरों का था, कोई बहुत सोफ़ा वगैरह का चलन नहीं था। हम नीचे ज़मीन पे बैठकर सुनते थे, रेडियो सुनते थे, और जब ख़त्म होता था कार्यक्रम तो ये लगता था कि ये तो एक प्लेट में आधी रसमलाई मिली है, 2-3 और रहती तो अच्छा लगता। याद है आपको? मैं बहुत छोटी हुआ करती थी उस समय। अमीन सयानी को सुनते हुए कभी जी नहीं भरता था, यानी मेरा एक आवाज़ से जो एक लगातार का रिश्ता था वो था रेडियो सीलोन आज से भी जो उस समय के श्रोता हैं, हाँ। जिस समय की बात आप कर रहे हैं, वो अभी भी रेडियो ढूंढ रहे हैं। और बहुत सारे श्रोता, क्योंकि हम लोग इंटरनेट पे भी हैं, अरपा रेडियो से, वेबसाइट और उससे, तो बहुत से वैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं। हम एक हफ्ते में प्रोग्राम करते हैं, एक शीर्षक देते हैं, जैसे अभी इस हफ्ते हमने बाजार शीर्षक दिया, और हम 84 वो कॉपीराइट वगैरह के सब सोच करके हम 84 के पहले के गाने नहीं बजाते, वो बाद के गाने नहीं बजाते हैं। 20 साल से ज़्यादा हो चुका है वही। तो वो हमारे पास 36, 42, 47 के गाने फरमाइश के रूप में भेज रहे हैं वो लोग। अच्छा। और मतलब आप सोचिए ना, बाजार शीर्षक से आपको मैं बोलूँगी कितने गाने याद कर पाएंगे? 25 से 30 आए। हर कोई भी शीर्षक हम सोचते हैं भाई 8-10 आए तो हमारा प्रोग्राम जल्दी से बन जाए। हम भी मेहनत करते हैं, एक श्रोता की भी फरमाइश आती है तो हम गाना ढूंढ के बजाते हैं उसको। 2-2, 2.5 घंटे का प्रोग्राम बनता है, और उसमें देश भर के हमारे पास 250 से ज़्यादा जगह से फरमाइशें आती हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू, हर एरिया से हिंदी स्पीकिंग वाले। ऐसी छत्तीसगढ़ी गानों के हम इस टाइप के प्रोग्राम करते हैं, ऐसी फरमाइशें आती हैं, तो हमको ये लगता है हम छत्तीसगढ़ी लोक संगीत दूसरे स्टेट्स में पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा, महाराष्ट्र वाले हमसे बोलते हैं हम तो आपकी छत्तीसगढ़ी कितनी मीठी है, हम सुन सुन के समझना शुरू कर चुके हैं आपकी भाषा। तो हम अपने रेडियो की कड़क जुबान है, छत्तीसगढ़ी मीठी है। मराठी, मैं पैदा हालांकि महाराष्ट्र में हुआ हूँ, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जुबान थोड़ी कड़क है, थोड़ी लाठी मारे जैसी है। तो वो लोग मोहब्बत की भी बात करते हैं तो लगता है डांट रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा है। छत्तीसगढ़ी मीठी जुबान है। यहाँ गाली भी देते हैं तो अपने को देर से समझ में आता है, जिसको गाली का मतलब नहीं मालूम है वो समझेगा ही नहीं गाली दिए हैं जी। मीठी जुबान में गाली दे देते हैं यहाँ। तो इस तरह से वो श्रोता आज भी याद कर रहे हैं। मैं ये बोल रही थी कि जो बिनाका गीतमाला सुनने वाले श्रोता, बुजुर्ग 80 साल के, 85 साल के, ऐसे लोगों से हमारी फ़ोन पे बात हो रही है, फ़ोन इन प्रोग्राम पे, और वो लोग पुराने दिन याद कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप लोग पुरानी चीज़ों का अंदाज तो नहीं लगा रही हैं ये मैं बिनाका गीतमाला वगैरह जो बोला उससे। मैं क्यों लगाऊंगी, आपके दर्शक लगाएंगे। चलिए, आज संज्ञा से बहुत अच्छी बात हुई है, बहुत अच्छी बात। यानी मुझको, कम लोग ऐसे रहते हैं जिनसे मुझको इतना सारा सीखने मिलता है, इतना सारा जानने मिलता है।
मुझको नई संभावनाएं दिख रही है, अपने लिए नहीं। उन्होंने बतला दिया है कि एनजीओ वाले चला सकते हैं, एनजीओ चला सकता है। मैं कानून से परे किसी तरह का कोई काम नहीं करता। मैं एक फर्जी एनजीओ बना के कोई काम करना नहीं चाहता। जो एनजीओ का काम, एनजीओ में काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरे मन में बड़ा सम्मान है। मैं कारोबार कर रहा हूँ, मुझको एक पत्रकार के रूप में पेशा और कारोबारी के रूप में कारोबार करना चाहिए, वही ईमानदारी की बात है। आप देखिएगा, हम अगली बार संज्ञा से इसी विषय से जुड़े हुए कई और सवालों पे बात करेंगे। तब तक आप इंतज़ार कीजिएगा। नीचे हम लिंक दे रहे हैं, सारे के सारे संज्ञा से अभी ले लेंगे, सारे लिंक देंगे इसके नीचे। आप जाके देखिएगा वो जो काम करती हैं। इस बातचीत में हो सकता है उन्होंने अपने आप को कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया, हो सकता है उनके लिंक पे जाके आपको लगे कि काम उतना अच्छा नहीं है, या ये लगे कि अरे इंटरव्यू सुन के तो हमको लगा ही नहीं था ये इतना अच्छा होगा। आप खुद परखिए, खुद तय कीजिए। हम फिर मिलेंगे। आपने इतने ध्यान से हमको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये नया सब्जेक्ट है, आप अपने बच्चों को भी बतलाइएगा। इसमें कोई एक भी ऐसी बात नहीं है जो बच्चे न सुन सकें। बच्चों को ज़रूर बताइएगा, उनको बताइएगा कि देखो, एक ऐसी दीदी या आंटी है बिलासपुर में जो बच्चों के लिए कहानियाँ सुनाती है। अब हम तुमको ये कहानी इंटरनेट पे खोल के सुना रहे हैं, सुनो। ये बहुत सारी कहानियाँ हैं वहाँ पे। कितनी कहानियाँ हैं संज्ञा अभी वहाँ? ऐसी गिनती काफी है, दर्जनों है। जी जी, दर्जनों कहानियाँ बहुत हैं। सारी है। तो सिर्फ मेरी आवाज में नहीं, और बहुत सारी आवाज़ों में है। लेकिन आप ही के एनजीओ ने क्रिएट की है। जी जी, सुनिएगा इसको। बच्चों के लिए किसी भी तरह के स्क्रीन से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम कहते हैं, ऑडियो टाइम नहीं कहते हैं। बच्चों को लोरी सुनाते थे, घर की महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं लोरी सुनाती थीं। तो अब लोरी तो नहीं सुना सकते, लेकिन आप ये कहानियाँ ज़रूर सुना सकते हैं। सुन के मैं खुद भी सुनूंगा, मैंने अभी तक नहीं सुनी हुई है। चलिए, हम आपसे फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, इसके लिंक को दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। हो सकता है कि इसको सुनने के बाद, इनके प्रोग्राम सुनने के बाद आपके बच्चों का, आपका खुद का स्क्रीन टाइम घट जाए, स्क्रीन टाइम घट जाए। जो आंखें आपकी गड़ी रहती हैं, ड्राई आइज़ हो जाती हैं, आर्टिफिशियल ड्रॉप्स, आर्टिफिशियल टीयर्स डालने पड़ते हैं ज़्यादा स्क्रीन देखने से। तो थोड़ा बच्चों को कहानियाँ सुना के बतलाइए, उनको भी अच्छा लगेगा, एक फ़र्क लगेगा उनको। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू के शौकीन हैं तो इसको छोड़ दीजिए। वरना एक और है जो सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू के शौकीन लोगों को खाने का शौकीन है, वो है कैंसर। और वो एक मैसेज भेजने का भी शौकीन है। आपके मुंह में आके बस जाता है, गले की नली में या फेफड़े में आकर बस जाता है, और वहाँ से एक लाइव लोकेशन भेजता है वो ऊपर अपने स्मार्टफोन से। फिर वहाँ से भैंसे पे चढ़ के एक बड़ी मूंछ वाला एक आदमी नीचे आता है। और मैंने तो कुछ एक फ़ोटो में देखा है, मैं नहीं जानता, अभी तक मेरा वास्ता नहीं पड़ा है, इसीलिए आपके सामने हूँ। मैंने कई फ़ोटो में देखा है कि वो रस्सी से बांध के भैंसे के पीछे घसीट के लेके जाता है। मुझको लगता है वो तकलीफ़ देह होता होगा। उस तकलीफ़ का सोच लीजिए। ये सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू को बंद कीजिए, अपने परिवार के ऊपर एहसान कीजिए। आप चाहे कितने भी खराब इंसान क्यों न हो, परिवार आपको कैंसर से मरते देखना नहीं चाहेगा। मैं थोड़ा कड़ी बात बोलने का आदी हूँ। मेरे कहे हुए को, कम कहे हुए को अधिक मान लेना। एक पुरानी कहावत है, मैं बतला देता हूँ आपको। चिट्ठी को तार मानना, वरना बीमार को पार मानना। कुछ ऐसी ही नौबत है। मेरी नसीहत पे अगर आप गौर कर लें तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका भैंसा जो है वो तो है ही। फिर मिलते हैं। नमस्कार।